हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है आरजे काजल और आज मैं जिनके साथ हूँ उन्हें देखकर ना मुझे शकील जमाली साहब का एक शेर याद आ रहा है। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। और ऐसी ही एक शख्सियत जिन्होंने कई परिवारों को रोशन किया है। मैं उनके साथ हूँ, डॉक्टर रेनू गहलोत। Hello Kajal, welcome and thank you for such a nice introduction. It's always so nice being with you. Such a lovely face and a lovely voice. A rare combination, I would say that. मैम, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर। हम सब फैन हैं आपकी ये नव दुर्गा सीरीज़ जो है दिल से दिल तक रेनू के साथ। और इसमें हमें इतनी अलग अलग तरीके की पर्सनालिटीज़ से आप मिलवा रही हैं। शहर की वो 9 पावरफुल इन्फ्लुएंशियल वुमेन जिनसे आप अपनी बातचीत हम सब तक पहुंचा रही हैं। तो पहले तो मैं इस कोशिश के लिए आई वांट टू क्लैप माय हैंड्स। और ये मेरे लिए ऑनर की बात इसलिए है क्योंकि मेरे लिए आप एक इंस्पिरेशन है। और सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि नव दुर्गा, बिकॉज आप इस कॉन्सेप्ट को इतना ब्यूटिफुली एक्सप्लेन कर रही हैं, आप इस कॉन्सेप्ट व्हाई दिस केम टू योर माइंड? हाँ काजल, ये बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 24 ईयर्स। 24 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। समाज को बहुत बदलते हुए देखा है। बेटियों के साथ जो हो रहा है वो बहुत कुछ देखा है। जो मैं चेयर पे बैठ के पेशेंट को सामने हिस्ट्री लेती हूँ और जब पर्दे के पीछे जो उनकी हिस्ट्री लेती हूँ वो बहुत डिफरेंट होती है। तो अभी भी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ कि करीब 24 से 25 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, और लोगों को समझाते हुए और ये एक्सपेक्ट करते हुए कि हाँ मेरा भारत बदल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं जितनी तेज़ी से महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए इस धारणा को बदलना चाहिए था, इस समाज को बदलना चाहिए था, उतना मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बदला। तो जब कोई एक आईवीएफ में, एक अल्ट्रासाउंड में आज भी मुझसे कहता है कि मैडम देखिए क्या बेटी नहीं बेटे के लिए आप कुछ कर सकती हैं, तो बार बार मेरे मन में ये सवाल आता है कि मैं कैसे इनको समझाऊं। तो आई थॉट कि जो मेरे साथ हैं, मेरे सामने हैं, ठीक है मैं उनको काउंसिल करने की कोशिश करती हूँ, बट आई रियली वांट टू गिव दिस एग्जांपल हमारे कानपुर के लिए, प्रदेश और देश के लिए, कि भाई देखिए कि इतनी महिलाएं आज क्या नहीं कर रही हैं। उन्होंने अपना समाज में सारी बंदिशों को तोड़कर क्या क्या नए आयाम रचे हुए हैं। और ये सब किस लिए पॉसिबल हुआ? इसलिए पॉसिबल हुआ कि उनके फादर ने, मदर ने, समाज ने, सोसाइटी ने ही उनको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं जिससे आज वो इस आयाम को हासिल कर सकती हैं। तो यही एक उद्देश्य रहा काजल कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बैठूं, बात करूं और अपनी बात को उन तक पहुंचाऊं, तो शायद कुछ हद तक लोगों में थोड़ा सा चेंज तो आएगा। बिल्कुल, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट आपकी बातें सुन के मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलेगा कानपुर में जल्द ही। इसी के साथ जो आपका इंट्रोडक्शन मैंने दिया, ये सिर्फ डॉक्टर रेनू गहलोत कहना थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आप एक मेंटोर भी हैं। You are into sports, you are into music, you are into a lot of things, you are a doctor, a laparoscopic surgeon, आप IVF के लिए आपका नाम जाना जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें, एंड ऑफ कोर्स नाउ अ हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम पर अच्छी खासी फॉलोइंग है आपकी। तो आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? I would say it's all divine blessings. Probably I'm meant for this. And मुझे ये सब करके अच्छा लगता है। मुझे आई लव माई प्रोफेशन। मैं बहुत छोटी सी थी तो अपने चाचा और मेरी ताऊ जी की बेटी को देखकर मैं क्लास 2 से आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और डॉक्टर में भी गायनेकोलॉजिस्ट ही बनना है। और जब गायनी में आई तो मैंने देखा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से जब मैं रूबरू हुई तो मुझे लगा इतनी अच्छी सर्जरी है कि इतने छोटे छोटे इंसिजन देके इतने बड़े बड़े हम काम कर सकते हैं। एंड पेशेंट इज़ सो कंफर्टेबल। जस्ट आफ्टर 6 आवर्स पेशेंट हमारा मूव करता है, चलता है, खाता है, पीता है। दैट गिव्स मी इमेंस सेटिस्फैक्शन। रही डांस एंड म्यूज़िक की बात, आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी देती हैं, बचपन की चीज़ें हैं। अगेन आई वुड से स्पोर्ट्स,
डांस, म्यूजिक, ये आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं। काजल, यू आर इनटू म्यूजिक, आप पूरे समय आप गानों के साथ रहती हैं, अच्छे अच्छे गाने सुनाती हैं। तो म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, इन सब का मुझे लगता है कि आपको काम करने में और हर तरीके से आपको अपग्रेड करने में बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत सहायता मिलती है। तो थैंकफुली मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं कर पाऊँ। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो एज अ टीचर मेरे पास 4 ICOG के फेलोज़ होते हैं, 2 फॉर लैप्रोस्कोपी और 2 लोग IVF सीखने के लिए 6 महीने के। तो यंगस्टर्स के साथ रह के वैसे ही आप बहुत कुछ सीखते हैं। मैं हर रोज़ यंग होती जाती हूँ, मेरे पेशेंट्स यंग और खूबसूरत होते हैं तुम्हारी तरह। तो कुल मिला के मुझे लगता है इफ़ यू लव योर वर्क तो आपको लगता ही नहीं है कि आप काम कर रहे हैं। Absolutely, this works as a energy booster for you, I Yes, think. yes, लेकिन indeed. इसी से मुझे एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप इतना सब कुछ, वही 24 आवर्स आपके पास हैं और वही 24 आवर्स आपके पास हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या ऐसा डाइट में लेती हैं विच कीप्स यू एक्टिव थ्रू आउट द डे? एक बार भी आपको चेहरे पर स्ट्रेस तो दिख ही नहीं रहा है, दो शी इज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, लेकिन वो स्ट्रेस कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप अपनी डाइट क्या लेती हैं? दैट आई वांट टू नो। यस, सो डाइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसा हो गया है कि 2 टाइम मील्स ही हो गया है। वी टेक अ हैवी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में वी डू टेक एग्स, 2 एग्स आर कंपल्सरी, संडे हो या मंडे, एंड साथ में वी डू टेक सत्तू। समटाइम सत्तू, जौ चने का सत्तू हो गया, या कभी स्प्राउट्स हो गए, चीला हो गया। येस, वी हैव मेड इट श्योर कि कुछ ना कुछ फ्रूट्स और प्रोटीन्स डेफिनेटली, है ना, ये बहुत हेल्प करता है क्योंकि आपको भूख लगने नहीं देता बहुत लंबे समय तक। इट कीप्स यू एनर्जाइज्ड और थोड़ा सा वेट को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। फिर सारा दिन तो एक चाय, एक कॉफ़ी बीच में हो ही जाती है, एंड देन शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आप डिनर कह लो, लंच कह लो, दोनों के बीच की जो भी चीज़ें सपर हो जाता है, एंड दैट इज़ ऑल। एंड रात में 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड फ्रूट्स ऑफ एंड ऑन। सो मैंने नोट डाउन कर लिया है, आप नोट डाउन कर लेना। मैं यही डाइट फॉलो करने वाली हूँ अब, क्योंकि आप जितनी फिट हैं उतनी तो मुझे पहुँचने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। देयर इज़ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लाइक टू सजेस्ट कि सभी को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, इधर इन टर्म्स ऑफ वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, सम सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स और योगा और जुम्बा, वट एवर, बट 30 मिनट्स का ही ज़रूर से ऐड करना चाहिए। बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फीमेल्स को लेकर अगर हम बोले तो वी नीड टू हैव कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि जैसे हम रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं या थोड़ा बहुत डंबल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फीमेल्स में क्या होता है कि बोन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, हड्डियाँ बहुत जल्दी कमज़ोर होती हैं। तो वो कमज़ोर ना हो, आपका पोस्चर स्ट्रेट रहे। आपने ज़्यादातर फीमेल्स में देखा होगा कमर दर्द, हाथ का दर्द, जोड़ों का दर्द। तो इवन इफ़ वी आर कंज्यूमिंग, हम दूध ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, बट वो बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो फॉर दैट आई थिंक योगा इज़ इम्पॉर्टेंट, और स्ट्रेचिंग, सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर से 30 to 40 मिनट्स तक अपने शेड्यूल में कहीं से भी वो टाइम चुरा के अपने लिए करना चाहिए। नोटेड, राइट। मूविंग अहेड मैम, जैसा हमने डिस्कस किया कि यू आर इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मतलब अगर 1 by 1 मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको दिन में प्रायोरिटाइज करनी है चीज़ें, तो विच विल बी योर प्रायोरिटी अमंगस्ट ऑल दोज थिंग्स? आई थिंक फैमिली कम फर्स्ट, है ना, तो वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। तो फीमेल्स के लिए वंस यू गेट मैरिड, पहले तो आप शादी तब कीजिए जब आपको लगता है कि नाउ यू आर सेटल्ड, वेल सेटल्ड, आपको लगता है कि यू विल बी लिटिल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑन योर ओन, एंड व्हेन यू आर एक्चुअली मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली रेडी, बाद में नो एक्सक्यूजेस, ठीक है, कि और किसी की सुननी नहीं चाहिए उसके लिए, ना पेरेंट्स की ना किसी और की, बिल्कुल नहीं। एंड वंस यू गेट मैरिड एंड देन द प्रायोरिटी बिकम्स योर फैमिली। सो फैमिली में पहले तो बच्चे, देन योर हस्बैंड एंड इन लॉज एंड योर पेरेंट्स इंडीड, सो दे डेफिनेटली नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। सो एक पर्टिकुलर टाइम आपको उनके लिए रखना है अपना, दैट इज़ नोन एज वर्क लाइफ बैलेंस, जो हम लोग सारी ज़िंदगी, वर्किंग वुमेन भी और जो घर में भी फीमेल्स काम करती हैं, तो हम लोग सारी ज़िंदगी वही ग्लास बॉल्स के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं कि, है ना, खुद अपने शरीर के साथ, अपनी थकान के साथ और वर्क के साथ, अपने फैमिली के साथ।
तो इट कीप्स ऑन गोइंग, बट ठीक है, आराम से हो जाता है, चलता रहता है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी वैलिड पॉइंट। ये मेरे को इसी से ये ध्यान आया कि बहुत सारी वर्किंग मदर्स जो होती हैं वो यही स्ट्रगल में अपना मोर और लेस टाइम निकाल देती हैं, लाइफ का एक लंबा स्पैन। तो ऐसे वर्किंग मदर्स के लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें तो वो क्या होंगी? सी आई वुड से कि पहले ही एक तो जैसे मैंने शादी बोला कि एक फीमेल की लाइफ में मैरिज कम्स लाइक अ यू टर्न, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो वंस इफ़ यू आर अ वर्किंग 100% वर्किंग प्रोफेशनल, लाइक 8-10 घंटे आपको स्पेंड करना ही है, देन आपको बहुत क्लियर कट ये बात अपने स्पाउस से और अपनी जिस फैमिली में आप जा रहे हैं उससे डिस्कस कर लेनी चाहिए कि भाई हम इतनी देर काम करेंगे। एंड देन यू शुड हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप्स, बिकॉज अगर एक मैन के पीछे हम कहते हैं कि एक वुमेन का हाथ होता है फॉर अ सक्सेस, तो मैं बोलूँगी एक महिला के पीछे उसके पूरे परिवार का हाथ होता है, पूरी सोसाइटी के हाथ होता है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। यू हैव टू हैव योर हस्बैंड का कॉपरेशन, अपने इन लॉज का, आपके पेरेंट्स का, एंड इंडीड योर हेल्पर्स। तो आपको इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी सब लोग मिलके आपका ध्यान रखेंगे। दिस इज सो प्रैक्टिकली ट्रू। विद दैट आपने एक बहुत प्यारी बात बोली इसमें कि जैसे कहते हैं ना कि कोई सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है, वैसे ही एक ऐसी औरत जो अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर रही होती है उसके पीछे भी पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी और उसके हस्बैंड का हाथ होता है। तो आप ये जितने भी हस्बैंड्स अभी हमें देख रहे हैं इनको क्या कहना चाहेंगी सो दैट दे आर इवन मोर मोटिवेटेड कि वो अपने घर में महिलाओं को सपोर्ट करें? देखो, सबसे पहले जितने भी पुरुष हैं उनको तो मैं ये बात हमेशा समझाती हूँ और आगे भी बोलना चाहूँगी कि देखो, गृह लक्ष्मी लेकर आए हो तो लक्ष्मी जी की सेवा तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। और आप ये एक फीमेल को अगर पढ़ाया जाता है, एक पढ़ी लिखी लड़की और एक बच्ची जो कॉन्फिडेंट है, जो बाहर जाके काम कर रही है ना, तो वो पूरे परिवार को संभाल कर चलती है। जब वो अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रही होगी तो वो घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगी, अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगी और दुनियादारी सब चीज़ों की नॉलेज बहुत अच्छे से दे पाएगी। तो इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट कि आप अपनी वाइफ को अच्छे से सपोर्ट करें। और हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यू नो, कि फैमिली और वाइफ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है इन द इनिशियल टाइम पीरियड, वो हस्बैंड को करना होता है। तो डेफिनेटली और फिर उनको भी तो अच्छा लगता है जब उनकी वाइफ जो है किसी एक बहुत ही नामी गिरामी महिला के रूप में सामने आती है। एब्सोल्युटली। विद दैट थोड़ी सी अगर मुझे टेक्निकल बात आपसे करनी हो, क्योंकि IVF नाउ इट इज़ वेरी मच हर्ड ओपनली। पहले लोग इस बारे में जानते भी कम थे एंड आई डोंट नो, हमारे शहर कानपुर में ही शायद बहुत ज़्यादा इसका कोई प्रचार प्रसार होता नहीं था। तो व्हाट डू यू थिंक, IVF के भी कुछ चैलेंजेस होते हैं क्या? ऑफ कोर्स, सी नाउ डेज वी आर फेसिंग, हम बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी के कपल्स को देख रहे हैं और इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। एंड उसको बढ़ने का कारण है मेल इनफर्टिलिटी भी, पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। नाउ डेज मोर देन 50% ऑफ केसेस जो है वो मेल इनफर्टिलिटी के काजल हम लोग देख रहे हैं और फीमेल्स डेफिनेटली आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट 50% ऑफ द केसेस। और थैंकफुली ये अवेयरनेस बढ़ी है कि आपको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराना है तो हस्बैंड वाइफ को एज अ कपल आना है। तो इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ट्यूब्स खराब हो जाती हैं। इन्फेक्शन एक बड़ा कारण है कि ट्यूब्स को इफेक्ट करता है। ट्यूब्स आर बेसिकली यूट्रस का वो पार्ट जहाँ पे अंडा और शुक्राणु आपस में मिलके भ्रूण बनाते हैं और वो बच्चेदानी के अंदर बैठ के बच्चा बनता है। तो अगर ट्यूब में दिक्कत है तो फिर हमारे पास सिवाय IVF करने के कोई खास रास्ता बचता नहीं है। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें हम लोग लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी से उसको खोल पाते हैं काजल। तो पुरुषों में इनफर्टिलिटी का ये देखने में आया है कि प्रोबेबली जो महिलाओं में और पुरुषों दोनों में ही वज़न बढ़ रहा है, जो स्लीप आवर्स डिस्टर्ब हो गए हैं कि आज जो 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो डिस्टर्ब होता है और जो सेक्स हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन मेल और फीमेल में रिलीज होते हैं उनको इफेक्ट करता है। साथ ही साथ ये देखने में आ रहा है कि जितने भी हम गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, और जो भी हम डाइट खा रहे हैं, आज वी आर ईटिंग सो मच ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, जो पहले से प्रिपेयर्ड फूड है, टिंड फूड हम ज़्यादा खा रहे हैं, फ्रेश फूड्स कम खा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली प्लास्टिक्स इज़ टू मच, हमारी डाइट में माइक्रो प्लास्टिक्स कहीं ना कहीं से आ रहा है, एंड पेस्टिसाइड्स।
आज कोई भी फ्रूट, चाहे आप ग्रेप्स लीजिए, एप्पल लीजिए, कोई भी, इवन आम ले लीजिए जो हमारा मौसमी फल है, कोई भी बिना पेस्टिसाइड्स के नहीं है। तो ये सब चीज़ें ऐड ऑन कर रही हैं इनफर्टिलिटी में। पिन पॉइंट करना तो मुश्किल है, बहुत सारी रिसर्चेज आ रही हैं कि ये सब कारण हैं इनफर्टिलिटी के बढ़ने के। अब एक और जो चीज़ आ रही है कि बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, कैरियर को प्राथमिकता दे रही हैं, तो देर से आती हैं, शादियां देर से हो रही हैं, प्रेगनेंसी देर से हो रही है। तो अगेन महिलाओं के अंदर एक प्रॉब्लम है कि भगवान ने उनको एक अंडों का बैंक दिया है, दैट वी कॉल इट ओवेरियन रिजर्व, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब से पीरियड होना शुरू होती है एक बच्ची, तब से वो एग रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। एंड बाय द एज ऑफ 32 to 35 80% ऑफ एग्स एक महिला के शरीर में खर्च हो जाते हैं। बाय द एज ऑफ 40 years 95 से 97% तक एग्स खत्म हो जाते हैं। सो नाउ आप सोच सकते हैं कि 30-32 एंड इंडियन वेमेन में ये देखने में आ रहा है कि 32 ईयर्स तक जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की फीमेल्स हैं उनमें वो एज 35 ईयर्स है जब 80-90% एग्स खराब हो रहे हैं। यहाँ पर वो उम्र 3 साल कम है जो 32 ईयर्स में है। तो दिस इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस कि एक यंग बच्ची शादी करके आई है, नाउ वी आर सीइंग कि उसके एग्स ही नहीं हैं उसकी ओवरीज में। सो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन टू गो फॉर कि हमको डोनर्स लेने पड़ते हैं। एंड देन सेम हैपन्स विद मेन कि मेन में मेल इनफर्टिलिटी में भी अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी, देखने के बाद अगर नहीं होता है, देन वी हैव टू गो फॉर द डोनर सीमन। सो दीज आर चैलेंजेस कि इनफर्टिलिटी इज़ इंक्रीजिंग। एंड फर्स्ट टाइम कोई आपके पास आए और आप उनको ये बताएं कि टेस्ट करके कि आपके पास एग्स नहीं हैं या आपके पास स्पर्म्स नहीं है, तो it is actually traumatic for a couple. So this emotional trauma is something which I see कि मैं देखती हूँ कि ये emotional trauma सबसे बड़ा challenge है मेरे लिए एक couple को treat करने के लिए infertility में। मेरी ही एज के, मेरे साथ की फ्रेंड्स और इनफैक्ट मेरी और आपकी फैमिलीज़ में भी हमें कोई ना कोई एक ऐसा किस्सा मिल ही जाता है सुनने को जिसमें महिला कंसीव नहीं कर पा रही है। एंड ऑल्सो मैंने एक वर्ड सुना है मैम, फाइब्रॉइड्स। और इसका क्या है और हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो राइजिंग एट अ वेरी अलार्मिंग रेट। सी फाइब्रॉइड्स बेसिकली एक गांठ है, रसौली कहते हैं कुछ लोग। ये यूट्रस की मसल की गांठ है, यूट्रस की जो मसल होती है उसी की एक गांठ है। बट थैंकफुली ये इसमें कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो उससे घबराने की बात नहीं है। तो लैप्रोस्कोपी से हम बहुत सारे यूट्रसेस को सेव कर सकते हैं। आज हम इस चैनल के माध्यम से इस बारे में भी बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं और कई सारे फाइब्रॉइड्स हैं और उनको अक्सर ये सलाह दी जाती है कि आपको यूट्रस निकालना ही पड़ेगा। रिसेंटली जस्ट इन अ 21 ईयर ओल्ड गर्ल, 21 साल की बच्ची में हमने 18 बाय 12 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड हटाकर उसका यूट्रस कंजर्व किया है, यूट्रस सेव किया है। और ऐसे ही एक बच्ची थी 4 ईयर्स पहले, हमने उसके यूट्रस से 52 फाइब्रॉइड्स निकाले थे, यूट्रस सेव किया था। अभी 1.5 साल पहले वो बच्ची कंसीव भी करी है। तो कहने का ये मैसेज देना है काजल बहुत ज़रूरी कि फाइब्रॉइड से घबराना नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा फाइब्रॉइड क्यों ना हो, कितने ही सारे फाइब्रॉइड क्यों ना हो, लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा हम इन गांठों को हटा सकते हैं। प्रोबेबली जो ये बात हो रही है कि क्या इसके इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि अगेन इसका कोई सही कारण तो नहीं पता चला है। ये भी बात हो सकती है कि आज अल्ट्रासाउंड से हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को डायग्नोज कर पा रहे हैं। प्रोबेबली पहले इतने अल्ट्रासाउंड्स नहीं होते थे। और ये भी देखने में आया है कि चाहे फाइब्रॉइड्स हों, एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट, एडिनोमायोसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन है, यानी कि शरीर में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से होता है। तो यही प्रकृति का कुछ नियम, जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो शरीर में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। तो अगर आइडियली जो बच्चा पैदा करने की अच्छी उम्र है वो 18 से 25 साल है, तो जब अगर उस समय आप प्रेग्नेंट होते हो तो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ईस्ट्रोजन का जो काउंटर एक्ट है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। आपके शरीर में जितना ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहेगा उतना ही कम फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। तो शायद आज बच्चे होने की उम्र बहुत डिलेड हो गई है, शायद वी आर यूजिंग टू मेनी केमिकल्स इन फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक्स, in form of
बहुत सारी चीज़ों में वी आर कंज्यूमिंग केमिकल्स, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। कुछ तो रीज़न है, बट एज सच रिसर्च में जेनेटिक्स थोड़ा सा एक रीज़न आ रहा है, एज आ रही है और हाइपर एस्ट्रोजेनिक एक कंडीशन आ रही है। बाकी तो अभी कोई बहुत कॉन्क्रीट फैक्ट नहीं आया है कि क्यों इंसिडेंस बढ़ रहा है इसका। सिंस नाउ हम अभी बात ही कर रहे थे कि अ लॉट ऑफ वुमेन इन देयर लेटर 30s वो लेट शादी करती हैं और फिर कंसीव भी लेट ही करती हैं। तो एक आइडियल, मतलब मैम अब तो ये है, वी कांट चेंज दिस सोशल यू नो स्ट्रक्चर कि अब लोग लेट ही शादी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए सो दैट हम अगर लेट 30s में भी प्लान करते हैं, कंसीव करने की ट्राई करते हैं, तो यू नो वो फेल ना हो? हाँ, आजकल इसके लिए एक बहुत अच्छा सवाल है काजल। और आज के जो हमारा सिनेरियो चल रहा है जहाँ पर करियर भी इम्पॉर्टेंट है, बच्चियाँ जो हैं वो करियर को फीमेल ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हैं, दैट इज़ ओके। तो उसके लिए एक अच्छा तरीका ये है कि हम लोग ने 27-28 साल की एक उम्र निर्धारित की है। सोशल एग फ्रीजिंग एक चीज़ होती है कि इस दौरान आप एक दिन का प्रोसीजर है, आप अपने एग्स को निकलवा के, oocytes को निकलवा के लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करा के रख लीजिए। ओके, सो बाद में लेटर ऑन आप 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years और इवन जब भी आप चाहेंगे आपका वो oocyte ले लिया जाएगा एंड आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के वी कैन गिव यू बेबी। तो दो आपकी उम्र 36 साल है, 36 ईयर्स है, बट अगर आपने 28 ईयर्स की एज में अपना oocyte फ्रीज कराया था तो आपका जो oocyte का क्वालिटी होगा वो आपके 28 साल का oocyte का क्वालिटी होगा। एंड इफ़ योर पार्टनर इज ऑल्सो प्लान्ड, कि आपने प्लान कर लिया है 28 साल में कि शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है, तो ऐसे केसेस में उस समय हम एम्ब्रियो बना के रख सकते हैं। एम्ब्रियो ने कि oocyte निकाल के जो भी पार्टनर है उसका स्पर्म से उसको वो करके एम्ब्रियो बना के डे 3 या डे 5 का एम्ब्रियो भी हम 7 years तक फ्रीज करके रख सकते हैं। सो दिस लाइक मिरेकल टू मी। यस, सो दिस इज, यही है ना, जब समाज बदलता है, स्थितियाँ बदलती हैं तो उसके नए नए तरीके भी आते हैं। तो IVF और ICSI आई वुड से एक बहुत बड़ा लैंडमार्क चेंज हमारी सोसाइटी में लेके आने वाला है, बट ज़रूरी ये है कि ये इन्फॉर्मेशन सब तक जानी चाहिए। तो सोशल एग फ्रीजिंग इज़ अ न्यू टर्म जिसको हम सबको आपस में शेयर करना चाहिए। दैट्स ओके। आज आपके US में आपको स्कॉलरशिप से जॉब लिखी है, आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं, 3, 4, 5 साल के लिए आप जाना चाहते हैं, गेट योर एग्स फ्रोजन विद अस। हम आपका आराम से फ्रीज करेंगे, सिर्फ 15 दिन आपके चाहिए। जब 10 दिन हम आपको बहुत सिंपल से इंजेक्शंस देते हैं, आपके एग्स बढ़ाते हैं, एक दिन बुलाकर अल्ट्रासाउंड से करते हैं, 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है। आफ्टर 2 hours यू कैन गो बैक होम। कोई स्टिच नहीं है, कोई आपके पेट में चीरा नहीं है, कुछ नहीं है। सो इट इज़ डन अल्ट्रासाउंड से, ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी से करते हैं। इट इज़ डन, इट इज़ टोटली लीगल इन इंडिया एंड वी कैन डू दिस। इट इज़ साउंडिंग अमेजिंग, क्योंकि अभी तक तो हम बस मैगजीन्स और इंस्टाग्राम पर पढ़ते थे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अपने एग्स फ्रीज करा रहे हैं एंड दे आर गेटिंग प्रेग्नेंट एट द एज ऑफ 45 एंड 50 एज वेल, आई थिंक। यस। तो कानपुर में ये हो रहा है, दैट्स रियली अनबिलीवेबल। और मैम से कॉन्टैक्ट करें आप इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू एनी सच थिंग एंड यू थिंक कि कानपुर में ये सब मिलने वाला नहीं है, तो यू आर रॉन्ग। और इसी के साथ लास्ट में मैम, ये वी आर सेलिब्रेटिंग द नवरात्रास एंड आपके साथ मैं बैठी हूँ, व्हाट कैन बी बेटर देन दैट। आप उन सभी महिलाओं को जो इस वक्त आपको देख रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी इस नवरात्रि? हाँ, मैसेज मेरा सबको यही है कि भाई प्लान योर लाइफ वेल। बचपन में जब आप छोटे हैं तो अच्छे से पढ़िए और आपकी जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, डू योर बेस्ट। उसमें जो भी आप अपना करियर बनाना चाहती हैं, पहले आप अपना वो करियर बनाइए, फिर अपने पेरेंट्स के साथ मिल बैठकर या आप किसी से शादी करना चाहती हैं तो आगे की प्लानिंग भी बहुत सोच समझ के करिए। शादी करना बच्चों का खेल नहीं है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। सो टेक दैट डिसीजन वेरी जुडिशियली एंड वाइजली। डिस्कस एवरीथिंग विद योर पेरेंट्स एंड योर अपकमिंग फियांसे और व्हाट्सएवर, वो आप कीजिए। इसके बाद जब आप फैमिली लाइफ में आ जा रही हैं तो 4-5 years इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टू योर फैमिली एंड आपके बच्चों को और अपने हस्बैंड और फैमिली को देना ज़रूरी है और सबका सपोर्ट लेके करना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क का, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे तो कभी भी कोई भी चैलेंज जीवन में आपके लिए, हर चैलेंज छोटा हो जाएगा और पूरी कायनात आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए पीछे लग जाएगी। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू काजल। काजल इज़ वेरी डियर टू मी। आप
उससे रूबरू होते ही रहते होंगे एंड होपफुली इन फ्यूचर वी विल कम अप, हम और भी ऐसे बहुत सारे शोज़ के साथ आएंगे। और मेरा ये नवरात्रि का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ये काजल के साथ बैठ के आई थिंक वो पूरा हुआ। और मैं उन सभी महान लेडीज़ को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेट किया और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने में हेल्प की। इसके साथ ही डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर हों। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी, यंगस्टर्स भी इस बात को समझें कि जीवन का क्रक्स क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, अपने जीवन के चैलेंजेस को टेक ओवर कैसे करना है। हैप्पी नवरात्रि।